चल निकाल पैसे, मेरी दारू खत्म हो गई है, मुझे बोतल लेनी है, चल। मेरी दोनों बच्चियों के कपड़े फट गए हैं, मैं उन्हें कपड़े तक नहीं दिलवा पा रही हूँ, और आप हैं कि आपको अपने पीने की पड़ी है। छी, कैसे बाप है आप, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तुझसे पैसे मांग रहा हूँ और तू मुझे लेक्चर देने में लगी हुई है। तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। हरीश ने बहुत सारी शराब पी रखी थी। वो गुस्से में चूल्हे के पास रखा एक बड़ा सा बर्तन उठाता है और उससे भावना के सर पर वार कर देता है, जिससे भावना के सर से खून निकलने लगता है। फिर गुस्से में हरीश वहाँ से चला जाता है। फिर भावना अपने सर का खून साफ करके एक कपड़े का कतरन अपने सर पर बांध लेती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों के फटे हुए कपड़े सिलने लगती है। शाम को भावना अपनी दोनों बेटियों को खाना परोसती है। क्या माँ, आज फिर से रोटी जामुन की सब्जी के साथ ही खानी पड़ेगी? हाँ माँ, हमें कब से दूसरी सब्जी खाने का मन है, आप कभी तो दूसरी सब्जी बना दो ना माँ। बच्चों, आजकल मेरा काम थोड़ा मंदा चल रहा है और बाजार में सब्जी भी बहुत महंगी मिल रही है। वो तो हमारे आंगन में जामुन का पेड़ है, जिस कारण मैं तुम्हें इसकी सब्जी बनाकर खिला पाती हूँ। लेकिन माँ, अपने आंगन में ये जामुन का पेड़ आखिर आया कहाँ से? ये बात सुनकर भावना पुरानी यादों में खो जाती है। बेटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तेरे पास कुछ भी खाने को है तो इस बूढ़ी को दे दे बेटा। भावना 2 रोटी सब्जी के साथ अम्मा को खाने को देती है। मेरे पास तुझे देने के लिए इस जामुन के पौधे के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसे तू अपने आंगन में लगा लेना, एक दिन ये तेरे बहुत काम आएगा। भावना उस पौधे को अपने हाथ में पकड़कर देख ही रही होती है कि पलक झपकते ही वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर भावना उस जामुन के पेड़ को अपने आंगन में लगा लेती है। बेटी, अगर आज हमारे पास ये जामुन का पेड़ नहीं होता तो हम क्या खाते? ये सुनकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, इतनी देर हो गई, ये दोनों अभी तक घर नहीं लौटी, आखिर कहाँ रह गयी? भावना उन दोनों को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर घर के पीछे पत्ते खेल रही अपनी दोनों बेटियों पर जाती है। चल अब जल्दी से पत्ते फेंक, और ये देख मैं जीत गई। ये देखकर भावना को बहुत गुस्सा आता है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम दोनों का बाप कम था क्या, जो अब तुम दोनों भी पत्ते खेल रही हो? चलो यहाँ से, लगता है मुझे किसी भी तरह पैसे जोड़कर इनको स्कूल भेजना ही पड़ेगा। लेकिन इनकी स्कूल की ड्रेस, किताबें, फीस, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। देखिए, मुझे मेरी माँ ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आप बहुत अलग अलग तरह का सुंदर डिजाइन वाला लहंगा बना सकती हैं। ये लहंगा मैं आपको बहुत ही भरोसे के साथ बनाने के लिए दे रही हूँ। ये लहंगा पूरे 1 लाख रुपए का है और इसे सिलने के लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी। लेकिन हाँ, इसे बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। अगर इस लहंगे में कोई भी दिक्कत आई तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? 10,000 सुनते ही भावना ने झट से हाँ कर दी। अब वो दिन रात एक करके पूरी मेहनत से उस लहंगे को सिलने बैठ गई। 4 दिन के अंदर ही उसने पूरा लहंगा बनाकर तैयार कर लिया। इतना सुंदर लहंगा देखकर उन दोनों बहनों ने कहा, माँ, आप तो कितना अच्छा लहंगा बना लेती हो। आप हम दोनों के लिए भी ऐसा लहंगा बना दो ना। हाँ माँ, आप बना दो ना हमारे लिए।
अच्छा ठीक है बच्चों, इस लहंगे को सिलने से जो पैसे मिलेंगे उनसे घर का राशन भरवाने, तुम्हारे लिए स्कूल की किताबें, ड्रेस लेने के बाद फिर जो पैसे बचेंगे उससे मैं तुम दोनों के लिए बाजार से कपड़ा लाकर लहंगा सिल दूंगी। लेकिन शराब के नशे में धुत हरीश वो सारी बातें सुन लेता है। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है और भावना से अपना लहंगा लेकर बदले में पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हरीश भावना से वो पैसे छीनकर ले जाता है। भावना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हरीश उसकी एक नहीं सुनता। वो पैसे मुझे दे दीजिए, उनसे मुझे अपनी बेटियों का एडमिशन करवाना है, उनके लिए लहंगे बनाने के लिए कपड़ा लाना है। हरीश उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। भावना थक हार कर उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उस पेड़ से एक जामुन आकर उसकी गोद में गिरता है। मैं एक जादुई जामुन हूँ जो कई दिनों से तुम्हारे दुखों को देख रहा है। मेरे इन जामुनों से तुम अपनी बेटियों के लिए लहंगे बनाकर तैयार कर सकती हो। वो ना तो कभी फटेगा और ना ही खराब होगा और ना ही इस पेड़ से ये जामुन कभी खत्म होंगे। इतना कहते ही उसके सामने जामुनों का ढेर लग जाता है। फिर भावना पेड़ के नीचे सिलाई मशीन लाकर उसकी छांव में ही बैठकर अपनी दोनों बेटियों के लिए जामुन के लहंगे बनाकर तैयार कर लेती है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर अपनी दोनों बेटियों को पहनाती है। उन जामुन के लहंगों को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और खुशी से आंगन में झूम रही होती हैं। सड़क किनारे से गुजर रहे लोगों की नजर जब उनके जामुन से बने लहंगों पर जाती है तो वो भी भावना के पास ऑर्डर देने आने लगते हैं और एडवांस के तौर पर उसे पैसे दे जाते हैं। हरीश फिर से जैसे ही भावना से पैसे छीनने आता है तभी जादुई जामुन का पेड़ उसे बहुत मारता है। ये देखकर हरीश डर जाता है। तभी जादुई पेड़ कहता है, बहुत परेशान कर लिया तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, इन्हें कुछ मत करो, ये जैसे भी है मेरे पति हैं। भावना, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन इन सब के बाद भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। सचमुच तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। और जादुई पेड़, तुम भी मुझे माफ कर दो। अब मैं अपने परिवार को कोई दुख नहीं दूंगा और हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगा। उस दिन के बाद से हरीश शराब छोड़ देता है और वो कुछ ही दिनों में काफी अमीर हो जाते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक गांव में शनाया नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। शनाया बहुत गरीब थी। वो चॉकलेट बेचकर अपना और अपनी माँ का गुजारा करती थी। एक दिन रचना नाम की एक औरत सामान लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में वो बेहोश हो जाती है। वहीं शनाया उसी रास्ते से जा रही थी। वो रचना को बेहोशी की हालत में देख लेती है। अरे, लगता है ये आंटी बेहोश हो गई हैं। मुझे इनके मुंह पर पानी मारना चाहिए, शायद वो थोड़ा होश में आ सकती हैं। शनाया उस औरत के ऊपर पानी मारती है और उस औरत को होश आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी रक्षा की बेटी। आंटी जी, मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब है, आइए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। शनाया रचना का सामान लेकर उसके घर तक चली जाती है। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। बेटी, तुम्हारे माता पिता कितने किस्मत वाले होंगे जिन्हें तुम जैसी समझदार बेटी मिली। आंटी जी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती हूँ। आंटी, हम बहुत गरीब हैं, हमारी एक छोटी सी झोपड़ी है, बस थोड़ा बहुत सामान खरीदकर उसे मैं बेच देती हूँ, जिससे हमें खाना मिल जाता है। शनाया की ये बात सुनकर रचना थोड़ी दुखी हो जाती है। कितनी अच्छी लड़की है, मुझे अपनी दुकान के लिए वैसे भी एक लड़की की जरूरत थी। मैं इस लड़की को अपनी दुकान पर ही रख लेती हूँ, बेचारी का गुजारा भी हो जाएगा। सुनो बेटा, मेरी एक कपड़ों की दुकान है,
मैं कपड़े सिलकर बेचती हूँ। मेरी दुकान पर एक लड़की की जरूरत है। क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगी? बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को रहने के लिए एक कमरा भी दूंगी, साथ ही साथ खाना और पैसे भी दूंगी। शनाया रचना की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। मैं कपड़े सिलना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं आपकी बहुत मदद करूँगी आंटी जी। आप मुझे रख लीजिए काम पर। उसके बाद शनाया रचना की दुकान पर कपड़े सिलने लगती है। वो बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती है, जिसकी वजह से अब रचना की दुकान पर और भी ज्यादा कस्टमर आते थे। ये देखकर रचना बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी थी। बेटी शनाया, मैं चाहती हूँ कि तुम आगे की भी पढ़ाई पूरी करो, इसीलिए मैं तुम्हारे स्कूल में नाम लिखवाती हूँ। तुम पढ़ाई के साथ साथ दुकान भी संभाल लेना और अपनी माँ का ध्यान भी रख लेना। रचना शनाया का एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देती है। रचना की एक बेटी थी जिसका नाम करिश्मा था। करिश्मा बहुत ही मतलबी और घमंडी लड़की थी। माँ, आप इस सड़क के कीड़े को अपने घर में क्यों लाई और अब इसे सर पर चढ़ा रखा है आपने? मुझे तो जैसे भूल ही गई हैं आप। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो। मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती बेटा। वो लड़की अपनी मेहनत से सब कुछ कर रही है, अपने स्कूल की फीस भर रही है और अपना और अपनी माँ का खर्चा भी वो खुद ही उठा रही है। मुझे शनाया की जैसी भरोसेमंद लड़की और कहीं भी नहीं मिल सकती थी बेटा। अपनी माँ की ये बात सुनकर करिश्मा बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर अगले दिन, अरे करिश्मा बेटा, जल्दी उठो बेटा, देखो 7 बज गए, तुम्हें स्कूल जाना है ना? मॉम, कितनी अच्छी नींद आ रही है। आप भी हमेशा जब मुझे अच्छी नींद आती है तब भी उठा देती हो। माँ, आज स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगी, इसीलिए आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? चलो उठो जल्दी, फटाफट से तैयार हो जाओ। करिश्मा स्कूल के लिए तैयार होने लगती है। तभी वहाँ पर शनाया आ जाती है। अरे मालकिन, ये देखिए, मैंने सेठानी का लहंगा सिल दिया। अब मैं स्कूल जा रही हूँ मालकिन, बाकी का काम आकर करूँगी। सेठानी जी आए तो उन्हें आप ये लहंगा दे देना। इतना कहकर शनाया वहाँ से चली जाती है। कितनी अच्छी और कितनी प्यारी है ये बेटी। इसके पापा भी नहीं है, सिर्फ माँ ही है, फिर भी अपना काम इतने अच्छे से कर लेती है। इसकी माँ ने इसकी कितनी अच्छी परवरिश की है। और एक मेरी बेटी है, इसको सारे ऐशो आराम देती हूँ, उसके बाद भी मन लगाकर पढ़ाई नहीं करती, सारा दिन बस खेलती और सोती ही रहती है। करिश्मा अपनी माँ की ये सारी बातें सुन लेती है। माँ, आपसे मैंने कितनी बार कहा है, इस सड़क के कीड़े से मेरी तुलना बिल्कुल मत किया करो। मैं कहाँ और वो कहाँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। माँ, जा रही हूँ मैं स्कूल। अरे बेटा, ये टिफिन तो लेते जाओ अपना। नहीं खाना मुझे उस गरीब के हाथ का खाना। घर का खाना खा खा कर मैं थक गई हूँ। कोई घर में अच्छा खाना ही नहीं बनाता आजकल। गुस्से में करिश्मा वहाँ से चली जाती है। स्कूल के ब्रेक में सभी बच्चे खेल रहे थे। तभी शनाया वहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी करिश्मा उसके पास आती है। अरे शनाया, तू यहाँ क्या कर रही है? पढ़ाई लिखाई करके क्या ही कर लेगी तू? बड़ी होकर तो तुझे नौकरानी ही बनना है ना, और नौकरानी बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। चल मेरे साथ, चलकर खेलते हैं। करिश्मा, तुम खेल लो, मेरा खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरी पढ़ाई अभी बाकी है, पहले मैं मेरी पढ़ाई पूरी कर लूँ, फिर मैं उसके बाद आ जाऊंगी। गुस्से में करिश्मा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद स्कूल में एग्जाम होते हैं और एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है। शनाया खुशी खुशी रचना के पास जाती है। मालकिन, ये देखिए मालकिन, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह मेरी गुड़िया, तूने तो कमाल कर दिया बेटी। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ करिश्मा आती है। अरे करिश्मा बेटा, ला रिजल्ट दिखा अपना। करिश्मा रचना को अपना रिजल्ट देती है। करिश्मा का रिजल्ट देखकर रचना को गुस्सा आ जाता है और वो उसे खींच कर एक चाटा मारती है। नालायक लड़की, मंद बुद्धि, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ। तुझे जो चाहिए तेरे कहने से पहले मैं ला कर देती हूँ। घर का तुझसे एक काम नहीं करवाती, उसके बाद भी तू पढ़ाई नहीं करती है। इस बेचारी शनाया को देख, घर का पूरा काम करती है, सिलाई भी करती है, उसके बाद भी पूरे स्कूल में ये लड़की फर्स्ट आई है। मॉम, मैंने कितनी बार कहा है आपसे,
मेरी तुलना इस कीचड़ के साथ मत किया करो। गुस्से में करिश्मा वहाँ से चली जाती है। इस शनाया की बच्ची का तो कुछ न कुछ करना ही होगा। आजकल ये कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है। एक दिन रचना शनाया से कहती है, सुनो बेटा, आज काम बहुत ज्यादा आया हुआ है, सारा काम अच्छे से कर लेना। मैं बाजार जाकर आती हूँ बेटा। ठीक है मालकिन, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उसके बाद रचना बाजार चली जाती है। ये हुई न बात, अब इस शनाया की बच्ची को मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। उसके बाद करिश्मा शनाया के लिए पानी लेकर आती है। शनाया, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना, तुम एक काम करो, ये पानी पी लो, तुम्हें बहुत प्यास लगी होगी ना। शनाया वो पानी पी लेती है और वो पानी पीते ही उसे नींद आ जाती है। अरे मुझे नींद क्यों आ रही है? क्या तुम्हें नींद आ रही है? एक काम करो, तुम जाकर सो जाओ, दुकान मैं देख लूंगी। शनाया अंदर जाकर सो जाती है। पीछे से करिश्मा अपनी ही दुकान में आग लगा देती है और थोड़ी देर बाद रचना वहाँ वापस आती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी दुकान में आग कैसे लग गई? ये सब आपकी उस चहीती लड़की शनाया का काम है माँ। मैंने कहा ही था आपसे, इन लोगों पर ज्यादा विश्वास मत किया करो। शनाया किसी से फोन पर बात कर रही थी, उसके बाद तो आदमी आए, उन आदमियों ने शनाया से मिलकर आपकी दुकान जला दी। उसके बाद वो लड़की जोर जोर से हंस रही थी माँ। रचना गुस्से में शनाया के पास जाती है। उठ खड़ी हो शनाया, मेरी दुकान में आग लगाकर तू आराम से सो रही है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रचना शनाया को एक जोरदार चाटा मारती है और उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है। रोते रोते शनाया अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर सबकी मदद करने वाली एक परी आती है। अरे तुम रो क्यों रही हो? शनाया उस परी को वो सारी बातें बताती है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हारा सिला हुआ लहंगा मैंने भी पहना है, इसीलिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। परी शनाया और उसकी माँ को सीधा एक जादुई सोने के लहंगे के घर के पास ले जाती है। बेटी, ये एक जादुई सोने के लहंगे का घर है, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। शनाया अपनी माँ के साथ खुशी से उस घर में रहने लगती है। एक दिन शनाया रचना और करिश्मा को देख लेती है और सीधा उन्हें अपने घर ले आती है। शनाया, मुझे माफ कर दे बेटी। शनाया, मुझे भी माफ कर दो, उस दिन दुकान में आग मैंने ही लगाई थी शनाया, उसी की वजह से मेरी आज ये हालत हो गई है। कोई बात नहीं बहन, ये घर भी तुम्हारा घर है, तुम चाहो तो इस घर में आराम से रह सकती हो। उसके बाद शनाया और करिश्मा एक साथ मिलजुल कर अपनी माँ के साथ रहने लगती हैं। एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी अपनी पोती इमली के साथ रहता था। कुछ समय पहले इमली के माता पिता का देहांत हो गया था। अब अशोक पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी पोती को ही संभालता था। इमली एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसके दादा घर का सारा काम करते थे और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर मोमोज बनाकर बेचा करते थे। इमली की क्लास में बुलबुल नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा इमली को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। इमली पढ़ाई में बहुत होशियार थी। बुलबुल, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। अरे अपनी फ्रेंड इमली को देखो, कम से कम इसी से सीख लो। इसके तो माता पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, आगे से मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे बुलबुल पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस मोमोज वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस मोमोज वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन इमली स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में बुलबुल अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी।
जब इमली अपनी क्लास में जा रही थी तब बुलबुल उसे धक्का मार कर गिरा देती है। अरे तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत आज टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मोमोज वाली को धक्का दिया? नहीं, बुलबुल ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। फिर सभी बच्चे इमली पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों घूर रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस मोमोज वाली की, कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी बुलबुल नहीं। कुछ दिनों बाद बुलबुल का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुलबुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाह, कितनी अच्छी सजावट करवाई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। फिर बुलबुल अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसीलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन मोमो वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है बुलबुल, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना, अपनी ना सही कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को इमली तैयार होकर बुलबुल की बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है। क्यों इमली, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद है। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तू मेरे लिए। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। बुलबुल केक लेकर इमली के पास जाती है। इमली, ये लो केक। इमली केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी बुलबुल जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? बुलबुल, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गई गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगवाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी के माता पिता से कम नहीं हैं। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना दादाजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा
और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद, ए मोमोज वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे दादाजी को बहुत सारे मोमोज का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खा कर जाना। इमली के दादा अशोक बहुत सारे मोमोज बनाकर उन्हें बेचने जाते हैं, लेकिन मोमोज लेने वाला मालिक बुलबुल का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या मोमोज का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो ना, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद अशोक मोमोज लेकर आते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म मोमोज। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए सर। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के मोमोज यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट के मोमोज खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आज मेरी पोती का जन्मदिन है। मुझे उसके लिए केक और एक ड्रेस लेकर जानी है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे बाबा जी, यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर आपकी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा अशोक अपनी मोमोज की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर मोमोज बेच लेता हूँ। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे मोमोज ले लो, मोमोज वाला। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और अशोक के सारे मोमोज पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे मोमोज में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? अशोक वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक चटोरी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे मोमोज में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना अंकल, ये सारे मोमोज आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे मोमोज खराब हो चुके हैं, ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परी लोक में माइक्रोवेव रखा है। मैं फटाफट से इसे ले जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी अशोक परी को वो सारे मोमोज दे देते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आप इतने उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? अशोक उस परी को वो सारी बातें बताते हैं। फिर परी अपने जादू से सोने का लहंगा और चांदी का केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का लहंगा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मोमोज खिलाते रहना। मैं हमेशा तुम्हारे पास आती ही रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर सोने के लहंगे और चांदी के केक को लेकर अशोक अपनी पोती के पास जाते हैं। इमली ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी शाम को बुलबुल और उसकी कुछ सहेलियाँ इमली के घर आती हैं। सभी इमली के सोने के लहंगे और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती हैं। और फिर इमली खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है।